मशीनी ख्वाब। चोर एक बंगले की दीवार को कूद कर अंदर आया था। जरा सी कोशिश के बाद वो एक खिड़की खोलने में कामयाब हो गया और खिड़की किसी कमरे में दाखिल हो गया। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा दीवारों के साथ मेजें लगी हुई थी और उन मेजों पर तरह तरह के साइंसी आलात रखे थे। हॉल के बीच में एक 8 फीट और ऊंचा शीशा का गोला मौजूद था जो एक लकड़ी के स्टैंड पर खड़ा था। इस बंगले में एक साइंसदां और प्रोफेसर तबानी अकेले रहते थे। चोर ने एक अलमारी का पट खोला तो उसे कहीं घंटी बजने की किसी आवाज सुनाई दी। उसने वहम समझकर तवज्जो न दी। वो भी अपनी मतलब की चीजों का जायजा ले ही रहा था कि फिजा में पुलिस सायरन गूंज उठे। दूसरे ही लम्हे उसने भागने का इरादा किया, मगर उसी दौरान बाहर से आवाज आई, हमने बंगले को चारों तरफ से घेर लिया है। पुलिस तुम्हें 1 मिनट की मोहलत देती है, बगैर कोई चालाकी किए बाहर आ जाओ वरना हम अंदर आ जाएंगे। वो जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो छुपने की जगह तलाश कर रहा था। अचानक उसकी नजर शीशे के गोले पर पड़ी। गोले के अगले हिस्से पर बहुत सारे बटन लगे थे। उसने कई बटन दबाए। आखिर एक बटन दबाने से दरवाजा खुल गया। उसने गोले में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होते ही उस पर गनूदगी तारी हो गई। इसी वक्त उसके जहन में मिस्र की मलका क्लियोपेत्रा का ख्याल आया और फिर इसका जहन तारीकी में डूब गया। आंख खुली तो देखा कि कोई सहरा है। पुलिस से जान बचने पर वह खुदा का शुक्र भी अदा कर रहा था और डर भी रहा था कि किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। इतने में दूर से वो घोड़ा सवार आते दिखाई दिए। इसने अपनी पिस्टल निकाल ली। घोड़ा सवार करीब आकर घोड़े से उतर गया। उन्होंने अजनबी जबान में कुछ कहा। वो हैरत से मुंह खोले उन्हें देखता रहा। दोनों घुड़सवारों ने उसे जबरदस्ती घोड़े पर बिठा लिया और एक तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उसे छोटे बड़े अहराम नजर आए। फिर उसे क्लियोपेत्रा का ख्याल आया। अब वो समझ गया कि गुलादर असल टाइम मशीन है और इलाका मिस्र का है। वो लोग अहरामों के पीछे बने किला नुमा महल में दाखिल हो रहे थे, जिसकी दीवारों पर तीर अंदाजों के दस्ते खड़े थे। दो पहरेदार मुस्तैद खड़े थे और बहुत चहल पहल थी। अंदर पहुंचे तो देखा कि दरबार सजा हुआ था। लोग कितार दर कितार खड़े और बैठे थे, जबकि बिल्कुल सामने हीरे जवाहरात से मज़ीन तहत पर निहायत हसीन और जमील औरत बैठी थी। सब दरबारी हैरत से आने वाले अजीब और गरीब इंसान को देख रहे थे। उस औरत ने अपनी जबान में चलाकर उन दोनों से पूछा। सब लोग अब गुस्से से मुस्तकबिल से आने वाले को देखने लगे। तख्त पर बैठी औरत ने जोरदार आवाज से किसी को मुतलब किया। एक इंतहाई बूढ़ा आदमी आया और अदब से सर झुका कर खड़ा हो गया। औरत ने बूढ़े को कोई हुक्म दिया। बूढ़ा इसके करीब आया और एक अंगूठी पहनाई। अंगूठी पहनते ही उसका सर हल्का सा सुन हो गया, लेकिन वो अब उनकी बात समझ सकता था। औरत ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं मुसलमान हूँ और मुल्क पाकिस्तान से आया हूँ। ये पाकिस्तान कौन सी जगह है? औरत नहव्वत से बोली, हमने ऐसा नाम कभी नहीं सुना। हम क्लियोपेत्रा हैं, मिस्र की मलका। तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? इसकी आंखें फटी की फटी और मुंह का खुला खुला रह गया। मलका ने फिर सवाल किया। मलका को घूरते हुए वो यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि ये ख्वाब है या हकीकत। कोई जवाब ना पाकर मलका ने किसी जादूगर को तलब किया। जादूगर भी इसे देखकर हैरत ज़दा था। मलका ने जादूगर से पूछा, तुम बताओ ये किस मकसद से आया है? मलका आलिया, मैं बहुत हैरत ज़दा हूँ क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ आप लोग नहीं देख रहे। ये आदमी वक्त को शिकस्त देकर हमारे ज़माने में आ गया है। जादूगर ज़मून ने जवाब दिया, मैं इसे ख़त्म करने का हुक्म देती हूँ। जलाद इसकी तरफ तलवार लेकर लपका। इसने भी अपनी पिस्तौल से गोली चला दी। देखते ही देखते लंबा चौड़ा जलाद जमीन पर गिर कर बेहिस हरकत हो गया। धमाके की आवाज से सब दरबारी खौफजदा होकर उधर उधर भागने लगे। जब सब दरबारी पीछे हट गए तो वो दाखिली दरवाजे तक आया और एक घोड़े पर बैठकर उसे सर पर दौड़ा दिया। सहरा पहुंचकर उसने मुड़कर देखा, एक स्वार्स के पीछे आ रहा था। वो घोड़े समेत एक गार में दाखिल हो गया, लेकिन घोड़े से उतरते हुए गिरा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आंख खुली तो देखा इसी गोले में मौजूद है। जब मैं दाखिल होकर वो छुपा था। वो जादुई गोले से निकल आया। बाहर पुलिस और बूढ़ा इसी जगह खड़े थे। पुलिस ने उसे
घेर लिया। इसे गोले से निकलता देखकर प्रोफेसर ने कहा, अरे इस ख्वाबदा गोले का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। बूढ़ा साइंसदान हंसने लगा। पुलिस वाले भी मुस्कुराने लगे। ये एक ख्वाब दिखाने वाली मशीन है। इस मशीन में जाकर कोई भी अपनी मर्जी का जवाब दे सकता है। प्रोफेसर ने बताया तो सब हंसने लगे। चोर को वह बूढ़ा इंतहाई मकार इंसान लगने लगा। इसने ये मशीन यकीनन किसी खास मकसद के लिए बनाई होगी। इसे याद आया कि वहाँ से एक अंगूठी पहनाई गई थी। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उसने अंगूठी उंगली से उतारनी चाहिए, मगर उंगली खाली थी। पुलिस के एक एहलकार ने उसे पकड़कर वैन में बिठा दिया। अजमल एक गरीब लकड़हारा था जिसकी जिंदगी इंतहाई गुर्बत में गुजर रही थी। कल से अजमल की माँ बहुत बीमार थी। उसकी वजह से अजमल आज सारी रात बेचैन रहा और सूरज निकलने से पहले ही लकड़ियाँ काटने जंगल की तरफ निकल खड़ा हुआ ताकि ज्यादा लकड़ियाँ काट सके। उसने फजर की नमाज भी जंगल ही में अदा की और अल्लाह का नाम लेकर लकड़ियाँ काटना शुरू कर दी। दोपहर हो चुकी थी। सूरज सर पर आ पहुंचा था। अजमल पसीने में शराबूर था, मगर उसका दिल लकड़ियों के ढेर को देखकर मुतमिन था। अजमल का जोर जोर दुख रहा था, मगर माँ का बीमार चेहरा बच्चों की भूख के ख्याल से अपनी थकन भूलकर मेहनत करता रहा। लकड़ियों का गट्टा बांधकर जब उसने कमर पर लादा तो वो काफी वजनी था। उसके लिए अजमल आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर चलने लगा। अभी थोड़ी ही दूर चला था कि उसका पाँव पत्थर की ठोकर से मुड़ गया और पाँव में शदीद तकलीफ होने लगी। अजमल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने इल्तिजा बड़ी निगाहों से आसमान की तरफ देखा। शहजादी महरूक को शिकार का बेहद शौक था। आज वो शिकार के लिए जंगल की तरफ आ निकली। घोड़े पर सवार शहजादी ने जब अजमल को इस तरफ जमीन पर बैठे हुए रोते हुए देखा तो उनका दिल बुरा हो गया और उसने पूछा, बना ही अजमल की सारी कैफियत को भांप लिया। मियां खान, अपना घोड़ा इस गरीब लकड़हारे को दे दो। शहजादी ने हुक्म दिया। जी जी हजूर, कहता हुआ सिपाही अपने घोड़े से उतरा और घोड़ा अजमल की तरफ बढ़ा दिया। आला नस्ल का घोड़ा उस पर कीमती ज़ेन और लगाम देखकर अजमल की आंखें एक बार फिर छलक पड़ी। वो हड़ा कर उठा और शहजादी के हुजूर अदाब बचा लाया। फिर अपनी लकड़ियों का गट्टा घोड़े की पीठ पर लाद कर सवार हो गया। वो हड़ा कर उठा और शहजादी का हुजूर अदाब बजा लाया। फिर अपनी लकड़ियों का गट्टा घोड़े की पीठ पर लाद कर सवार हो गया। बाजार में अजमल जब आन बान से दाखिल हुआ तो वहां पर बुजुर्ग लोग अभी अजमल को और कभी घोड़े को हैरत से देखने लगे। अजमल ने जब शहजादी की नवाजिश का वाकया बताया तो अक्सर को इसकी बात पर यकीन नहीं आया। फिर इसने लकड़ियां बेची। 8 मामूल से ज्यादा रकम हाथ आई। अजमल दिल ही दिल में खुदा का शुक्रगुजार था। अजमल ने माँ के लिए दवा और घर वालों के लिए खाने पीने की चीजें खरीदी और बड़ी शान से घोड़े पर सवार होकर पहुंचा। माँ और बीवी बच्चे अजमल को हैरत से देखने लग गए। अजमल ने तमाम वाकया बयान किया जिसे सुनकर सब बहुत खुश हुए। अब घोड़े के रखने का मसला दरपेश था। इसके चारे पानी की भी फिक्र थी। बेचारे अजमल के पास न तो बादशाहों की अतबल था और न बेहतरीन किस्म का चारा था। इस घोड़े की खुराक थी। अजमल को यह ख्याल भी परेशान कर रहा था कि कहीं रात के अंधेरे में कोई चोर उसका घोड़े को न ले उड़े। चंद घंटों पहले जो घोड़ा अजमल के लिए बाइस फख्र बना हुआ था, अब वो उसको जहमन लग रहा था। अजमल सारी रात जागता और घोड़े की निगरानी करता रहा। सुबह अजमल एक फैसला कर चुका था। वो इस भारी तोहफे का बोझ नहीं उठा सकता था, इसलिए वो इस शहजादी को लौटाने के लिए निकल खड़ा हुआ। शाही दरबारों ने जब एक गरीब आदमी को शाही और आला नस्ल के घोड़े पर सवार देखा तो वो हैरान रह गए। शहजादी अपने कमरे की खिड़की से मौसम का लुत्फ ले रही थी। लकड़हारे को घोड़े पर सवार देखा तो पहचान गई कि उसने दरबान को इशारा किया था कि उसे अंदर आने दिया जाए। दरबान लकड़हारे को अंदर ले गए। अजमल डरा सा अंदर दाखिल हुआ। हाँ भाई लकड़हारे, कहो कैसे आए? शहजादी ने अजमल से सवाल किया। हजूर, मैं आपका तोहफा लौटाने
आया हूँ, आप इसको वापस ले लीजिए, आपकी मेहरबानी होगी और मैं इसका अहल नहीं हूँ। मगर क्यों? शहजादी ने सवालिया निगाहों से अजमल की तरफ देखा। दरअसल इसकी हिफाजत, देखभाल और खाना पीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, अजमल ने मुब्तला जवाब दिया। ये सुनकर शहजादी को एहसास हो गया कि गरीब आदमी के लिए तोहफा वाकई ही भारी है। उसके बदले शहजादी ने शर्फियों की एक थैली अजमल को दी तो उसे खुशी हुई कि यही मेरे लिए मुनासिब है, जिसको इस्तेमाल में लाकर अपने घर बार और कारोबार को बेहतर बना सकता हूँ। और शहजादी मारूफ इस चेहरे पर खुशी देखकर मुस्कुराने लगी। का इंतकाम। बाज़ औक़ात इंसान जाने अनजाने में ऐसे फ़ाल कर गुजरता है जिनके नताइज बहुत भयानक और होलनाक होते हैं। जब नताइज का सामना करना पड़ता है तो इंसान को अकल आती है। चिड़िया एक छोटा सा परिंदा है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये किसी से अपना इंतकाम लेगी, लेकिन ये लगभग 1960 से 65 की बात है। इस ज़माने में पाकिस्तान के अक्सर इलाके बिजली की सहूलत से महरूम थे। बिलखसूस दही और नवाही इलाके बहुत ज़्यादा पसमानदा थे, इसलिए रात होते ही तारीकी का राज होता यानी रातें रोशन तो ना थी, लेकिन लोगों के दिल मोहब्बत और हमदर्दी के नूर से मुनव्वर थे। लोग बहुत मननिसार थे, एक दूसरे के दुख दर्द बांटने में दिल इत्मीनान सुकून महसूस करते थे। एक शख्स कराची के नवाही इलाके में मनगोट में इमामत के फ़राइज़ अदा करता था। वो इस इलाके में बहुत खुश था। वहाँ के लोग बहुत मननिसार, गमगसार, हंसमुख थे। वहाँ आबो हवा बहुत ताज़ा थी, इर्द गिर्द सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। इस पर मुस्तनिद दोहा खालिस दूध, दही, मक्खन, देसी अंडे, देसी घी, ताज़ा सब्जियाँ और गोश्त और खुराकी के लिए बहुत ज़्यादा कीमत पर बेहतरीन गज़ा पर हर वक्त मुयस्सर थी। वहाँ की एक और खालिस बात परिंदों का गोश्त था, जो ज़रा सी मेहनत से बिल्कुल मुफ्त हासिल हो जाता। इन साहब को भी चिड़ियों की यखनी महबूब थी। कभी कभी वो चिड़िया पकड़ते और उनकी यखनी से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। चिड़िया पकड़ने के लिए इससे कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि इसका शख्स का कमरा चिड़िया पकड़ने के लिए नहायत मौजूद था। वो अपनी दहलीज पर बहुत से दाने गिरा देता। जब चिड़िया दाने चुगने में मसरूफ़ होती तो अचानक दरवाज़ा बंद कर देता और अंदर जाकर उन्हें पकड़ लेता। एक दिन उसने इसी तरकीब पर अमल करते हुए बहुत सारी चिड़ियों को कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद कर दिया और था कि थोड़ी देर बाद उन्हें ज़िबा करके शाम का बेहतरीन सालन पकाया जाएगा। वो दिन इस शख्स का कुछ दिन इतना मसरूफ़ गुजरा कि दिन भर उसे चिड़ियों का ख्याल तक ना आया। दोपहर को कलीला करने के बाद जब वो उठा तो असर का वक्त हो चुका था। असर की नमाज पढ़ा कर फारिग ही हो गए थे कि इलाके का एक बाउंसर आदमी मिलने के लिए आ गया। इससे गुफ्तगू के दौरान मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। मगरिब के बाद किसी और शख्स से मुलाकात करना पड़ी जिसने खाने की दावत भी दी। वहाँ खाने के बाद आए तो इशा का वक्त हो चुका था। इस ज़माने में लाइट तो थी नहीं, इसलिए लोग इशा के बाद फ़ौरन सो जाते थे। ये शख्स में नमाज से फारिग होने के लिए बाद वहीं मस्जिद से बाहर काट लगाकर सो गया। अब आते हैं इंतकाम की जानिब। इशा की नमाज की अदायगी के बाद वह शख्स सो गया। आधी रात को उठा, इंतहाई घबराहट और वहशत का आलम, हर सन्नाटा, चांद की कोई रोशनी नहीं, अंधेरा है अंधेरा। वह शख्स बार बार थूक रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो खून थूक रहा है। जब खौफ और वहशत पर काबू ना पा सका तो उसने फौरी फैसला किया और वही इससे ऊंची ऊंची आवाज़ें देकर बस्ती के लोगों को बुलाने लगा। बस्ती के चंद अफराद आए। वो हैरान और परेशान थे, आखिर मामला क्या है, आधी रात को हमें क्यों बुलाया गया है। इमाम साहब ने इनसे कहा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरे मुंह से खून निकल रहा है, मैं इस इमामत को जारी न रख सकूंगा। उन्होंने चिराग की रोशनी में देख कर बताया कि वहाँ तो खून का एक धब्बा भी नहीं है, लेकिन इस शख्स का मुसलसल रहा था कि खून है और चिराग की रोशनी में भी इसे लगा कि वह खून थूक रहा है। बस्ती के लोग ऐसा कथा ना चाहते थे कि वो इस शख्स से बहुत मुतमईन थे। वो एक मुत्तकी और परहेजगार शख्स था, दिन के औकात में बस्ती वालों के बच्चों को नाज़रा और दूसरी तालीम देता था। जब गांव वाले किसी तरह ना माने तो उसने कहा, मुझे लगता है कि मुझ पर टीबी का हमला हुआ है, और फिर इसी वक्त गाँव वालों से कुछ और इंतज़ाम करने का कहा। गाँव वाले के बार बार इसरार के बावजूद उसने वहाँ
इमामत जारी रखने से मना कर दिया। आखिर गांव वालों को इसकी बात माननी पड़ी। इस शख्स को समझ ना आ रहा था कि मामला क्या है। जब वो सोने लगा तो उस वक्त तो बिल्कुल ठीक था। इसकी तभी मामलात के मुताबिक इसे लगा कि वो टीबी का शिकार हो चुका है। इस वक्त टीबी एक खौफनाक और लालाच मर्द था। अगर किसी को इल्म हो जाए कि उसे टीबी हो गया है तो गोया उस मौत का परवाना मिल गया। खासकर कमज़ोर वाली हालत वालों के लिए वाकई मौत का परवाना ही था। इस शख्स की आवाज़ कब्र से आती मालूम होती थी। बहरहाल जैसे करके सुबह हुई। इसके बेचैन में सुबह होते ही उसने अपना कमरा खोला, अपना सामान लिया तो वहाँ पूरे दिन की भूखी प्यासी बेचैन चिड़ियाँ बाहर निकली। लेकिन गुर्दों पेट से मुकम्मल बेखबर बेचैन शख्स सबसे पहले अस्पताल गया, अपना चेकअप करवाया। डॉक्टर ने रिपोर्ट के लिए अगले दिन आने का कहा, लेकिन उस शख्स की बेचैनी दूर ना होती थी। इसने मुल्तान वापस जाने का फैसला किया और वहाँ अपने दोस्त को जिम्मेदारी सौंपकर मुल्तान चला गया। वो शख्स इतना बेचैन था कि कराची से रिपोर्ट का इंतज़ार भी ना कर सका। उसने मुल्तान पहुँचते ही सबसे पहले नश्तर अस्पताल से अपना दोबारा चेकअप करवाया। यहाँ भी रिपोर्ट के लिए 3 दिन का इंतज़ार करना पड़ा। 3 दिन बाद रिपोर्ट मिली। उसने डॉक्टर बताया कि 100% सही है टीबी, कि कोई आसार ना थे। 2 दिन बाद कराची से भी रिपोर्ट आ गई, वो बिल्कुल सही थी। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि घबराहट परेशानी आखिर इसके जहन में ये बात आई कि ये चिड़ियों का इंतकाम है। वो ख्याल जहन में चुक गया कि तुमने शदीद गर्मी में चिड़ियों को पूरा दिन भूखा प्यासा रखा, जिसके बिना पर तुम्हारे हवास पर भी टीबी का भूख सवार कर दिया गया। ये बात जहन में आते ही उस शख्स ने तौबा की और इस वाकई ही बात वो हतल मखदूद परिंदों और दीगर हशरातुल और उसके दाना पानी का इंतजाम करने वाला बन गया। यूँ काफ़ी अरसा गुजरने के बाद उसके दिल को ठंडक मिली और उसे सुकून कल मुयस्सर हुआ। बिलाल के पापा यूं ही ड्यूटी से घर आए तो उन्होंने कहा कि बिलाल कमरे में बैठा किताब खोले ऊंची आवाज़ में रट्टा लगा रहा था। एक किसान ने कुछ लकड़ियाँ मंगवाई। उसने एक एक लकड़ी अपने बेटों को तोड़ने के लिए दी। उसने एक भाई क्या हो रहा है? आज तो बड़ी पढ़ाई हो रही है। जी पापा जान, कल उर्दू का पेपर है और इत्तेफाक में बरकत प्यासा कौवा। भाई अभी तक एक जंगल में 3 बैल एक किसान ने लकड़ियाँ मंगवाई और प्यासा कौवा ही पड़े जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं। पापा जान क्या करें, हमारी किताब में यही है, कोई है तो सुना दें, वो याद कर लूँगा। बेटा अगर घर में इत्तेफाक हो तो इत्तेफाक में बरकत होती है, वरना ना चाकी हो तो कोई बरकत नहीं होती। अच्छा तो सुनो, महंगाई से तंग एक खानदान ने फैसला किया कि जंगल में ढेर लगा लेते हैं, वहाँ फल और शिकार मिल जाएगा और कोई झोंपड़ी वगैरह बनाकर गुजारा कर लेंगे। उन्होंने बरगद के एक बड़े दरख्त के नीचे डेरा लगा लिया। घर के सरबराह ने खानदान के अफराद में काम तकसीम किया। एक बेटे को खुश लकड़ियाँ लाने का कहा, दूसरे को पानी का जिम्मेदारी सौंप दी, तीसरे के जिम्मे जलाने का, खाना पकाने और चौथे को शिकार पर मामूर किया। सरबराह के हुक्म पर लब्बैक करते हुए सभी अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगे और अपने अपने काम में मशगूल हो गए। दरख्त पर बैठी फख्ता ये मंजर देख रही थी। उसने सरबराह से कहा, तुम लोग क्या मंसूबा बना रहे हो? खानदान के सरबराह ने कहा, शहर में कहते महंगाई की वजह से गुजारा मुश्किल हो गया था, इसलिए हम जंगल में आ गए हैं, यहाँ शिकार करके गुजारा कर लेंगे। जैसे खरगोश हिरन तुम जैसी फाख्ता का शिकार करेंगे। अगर मैं महंगाई का हल बता दूं तो मेरा शिकार छोड़ दोगे? फाख्ता ने कहा। खानदान के सरबराह ने इस बात में जवाब दिया, मगर महंगाई का हल क्या करोगी? फाख्ता ने जवाब दिया, वो सामने वाले दरख्त के नीचे खजाना दफन है, तुम लोग वो लो और शहर वापस चले जाओ और हम जानवर और परिंदों को अमनो अमान से रहने दो। घर के सरबराह ने बच्चों से मिलकर वो जगह खोदी। वहाँ से सोने से बड़ा हुआ एक मटका मिला। उन्होंने खजाना लिया और फाख्ता का शुक्रिया अदा करते हुए शहर का रुख किया और खुशहाली ज़िंदगी गुजारने लगे। उनके पड़ोसियों को पता चला ये कैसे अमीर हो गए। उन्होंने चापलूसी से उनसे राज पूछा तो सादा लोग पड़ोसी ने सब कुछ बता दिया। वो फौरन खानदान समेत जंगल पे पहुँच गए और बच्चों के जिम्मे काम लगाने लगे। एक को कहा, तुम लकड़ियों का बंदोबस्त करो। उसने कहा, मैं लकड़हारा नहीं कि लकड़ियाँ इकट्ठी करता फिरूं। जैसे पानी का कहा, उसने कहा, मैं माशकी नहीं जो पानी भरूं।
اور شکار کرنے والے نے کہا مجھ سے نہیں ہوتا شکار. گرڈز وہ ایک دوسرے کی طرف ٹالتے رہے اور ان کے اتفاق سے کوئی کام بھی نہیں ہوا. فاختہ سامنے درخت پر بیٹھی تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی. اس نے سربراہ سے پوچھا آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگ تیرا شکار کر کے گزارا کریں گے. فاختہ نے کہا جو کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، تو مجھے شکار نہیں کر سکتے. سربراہ نے حیرت سے وجہ پوچھی تو فاختہ کہنے لگی آپ لوگوں میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے. تم نے اور کیا شکار کرنا ہے؟ تم مجھے شکار نہیں کر سکتے. خاندان کا سربراہ سمجھ گیا، چنانچہ وہ ناکام شہر واپس لوٹ گئے. پاپا جان یہ ویسے بھی دلچسپ ہے، کل انشاءاللہ لکھوں گا. سر اسے ریجیکٹ تو نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ زیادہ نمبر ملیں گے کیونکہ یہ بھی بامقصد سٹوری ہے. تھینکس پاپا جان. پیارے بچوں، دیکھا اتفاق میں برکت ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ اتفاق سے رہیں.